हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम त्यागी जी को देखते हैं, जो कि जल्दी जल्दी अपना और सलोनी का बैग पैक कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उसकी मम्मी आ जाती है और उनको पता चल जाता है कि ये उनका बड़ा बेटा नहीं बल्कि छोटा बेटा है। त्यागी जी तब कुछ नहीं बोलते और उनकी मम्मी भी। वहीं गोलू सलोनी को भड़का रही होती है। वो कहती है जैसे ही वो गेट खुलेगा तुम और हम दोनों मर जाएंगे। सलोनी भी गोलू की बात समझ जाती है और वो गोलू की हथकड़ी खोलने में उसकी मदद करती है। वहीं गुड्डू के घर पर पुलिस आती है और रॉबिन की बॉडी को ले जाती है। गुड्डू की मम्मी और डिम्पी पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। उसके बाद आईजी खुद एक टीम लेकर त्रिपाठी कोठी पे जाते हैं और वहां से गुड्डू को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस के वहां से जाते ही जरीना वहां आती है और बीना, उसके बेटे और उसकी काम वाली तीनों को अपने साथ लखनऊ ले जाती है। वहीं लखनऊ में माधुरी शरद को बुलाती है और उसको गुड्डू के अरेस्ट की खबर देती है। ये सुन के शरद बहुत खुश होता है और उससे पूछता है अब तुम उसको हमारे हवाले कब करोगी। माधुरी उसको मना कर देती है। साथ ही वो शरद को एक नई शुरुआत करने के लिए बोलती है, मतलब मे बी शादी। जी हाँ, माधुरी भाभी अब शरद से शादी कर रही हैं। शरद अपना बदला भूल के माधुरी को हाँ बोल देता है। वहीं जरीना शॉपिंग के लिए मार्केट आती है। तभी उसके पास जेपी का खास आदमी आता है। वो उसको एक प्राइवेट पार्टी में परफॉर्म करने का ऑफर देता है और बदले में एक पैसों से भरा बैग उसको दे देता है। जरीना पैसे देखकर हाँ बोल देती है, पर उसको ये नहीं पता होता कि ये पार्टी किसकी है। वहीं गुड्डू को लखनऊ जेल में लाया जाता है, जहाँ पे उससे मिलने माधुरी आती है। इन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। माधुरी देखती है गुड्डू की अकड़ जेल में आने के बाद भी कम नहीं हुई है। जाते जाते वो जेलर से कहती है मारो इसको, पर मरना नहीं चाहिए। जेलर ये काम बाकी कैदियों पे छोड़ देता है। वो गुड्डू को कुछ बहुत खतरनाक कैदियों के बीच में डाल देता है और उनसे कहता है मारो इसको, बस मरना नहीं चाहिए। बदले में सबको 1 हफ्ते की बिरयानी पक्की। और फिर गुड्डू की वहां पर जम के कुटाई होती है। वो लोग उसको लगभग अधमरा कर देते हैं। जेलर गुड्डू की फोटो लेता है और माधुरी को भेज देता है। वहीं त्यागी जी वापस गोलू और सलोनी के पास आते हैं। उनके बीच कुछ बातें चल रही होती हैं। तभी गोलू सलोनी को पेल देती है और वहां से भाग जाती है। इस सब में शायद सलोनी निपट जाती है और त्यागी जी उसको उठाकर रूम से बाहर आते हैं। वहीं मेरठ के बाहुबली अपना एक अलग ही गेम खेल रहे होते हैं। वो किसी हकीम को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक तरीका है जिससे पूर्वांचल का पूरा कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। अगले सीन में हम शरद को देखते हैं, जो कि अपनी मम्मी के साथ बैठा रहता है। उसकी मम्मी उसको कॉन्ग्रेट्स करती है और कहती हैं कि अब आगे क्या करोगे। तब शरद उनसे कहता है अब हमें इस बदले की भावना से ऊपर उठना है और मैं गद्दी पर बैठते ही कुछ नए नियम बनाऊंगा। वहीं रात को माधुरी बीना से मिलती है। वो लोग साथ में डिनर करते हैं। तब माधुरी बीना को गुड्डू की वो फोटो दिखाती है जो कि जेलर ने उसको भेजी थी। ये देखकर बीना थोड़ी शॉक होती है। वहीं डिम्पी जेल में अपने पापा से मिलने आती है और उनसे किसी प्रूफ की बात करती है। वो कहती है अब आप जो नहीं कर पाए वो मैं करूंगी। पंडित जी उसको वो सबूत दे देते हैं। डिम्पी जब घर में उन सबूतों को देखती है तो उसको पता चलता है कि सीएम की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था, जो कि शरद शुक्ला ने कराया। फाइनल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गोलू को देखते हैं, जो कि मिर्जापुर वापस आ जाती है। वो सीधा फैक्ट्री जाती है और वहां पे उसके लोग उसको पिछले कुछ दिनों में हुई सारी बातें बताते हैं। गोलू को अपने पापा की मौत के बारे में पता चलता है, पर वो उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। शायद उसके सारे इमोशंस खत्म हो चुके हैं। वो एक पॉलिटिशियन को कॉल करती है जिससे उसने पहले भी मीटिंग की थी। वो उससे जेपी के साथ मीटिंग फिक्स करवाने को बोलती है। वहीं जरीना अपनी परफॉर्मेंस के लिए जेपी के घर पे जाती है, पर वहां उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो घर जेपी का है। जैसे ही जेपी उसके सामने आता है वो थोड़ा डर जाती है, पर जेपी उससे कुछ नहीं करता। वो उसके साथ माधुरी की सरकार गिराने का प्लान बनाता है और फिर पुराना प्यार देखकर भाई की हवस वापस जाग जाती है और वो लोग थ्रीसम करते हैं। अगले दिन माधुरी मीडिया बुलाकर आम बाग का इनॉग्रेशन करती है, साथ ही अपने पापा की मूर्ति का भी। वहीं जरीना सारे एमएलए को लेकर बस से कहीं निकल जाती है।
अपोजिशन पार्टी के लीडर उन सब का वेट कर रहे होते हैं। तभी जरीना गेम खेल जाती है। वो सभी एमएलएस को लेकर सीधा शरद के पास चली जाती है और शरद माधुरी की सरकार गिरने से बचा लेता है। वहीं गोलू जेपी यादव से मिलने आती है और उससे हाथ मिलाने को बोलती है। वो कहती है हम साथ में आ जाएं तो माधुरी को पूरा खत्म कर सकते हैं। वो गुड्डू को जेल से निकालने के लिए भी बोलती है। वहीं डिम्पी के पास जो सबूत थे वो उन सबूतों को लेकर सीधा माधुरी के पास आती है और उसको सारे सबूत दे देती है। माधुरी को जैसे ही पता चलता है कि उसके पापा की मौत के पीछे शरद का हाथ था, उसको शॉक लगता है और वो शरद को मिलने बुलाती है। वो जॉइंट फूंक रही होती है, तभी वहां शरद आता है। वो उससे कहती है तुमने अपने पास्ट में जो कुछ भी किया है मुझे वो सब जानना है। अगर तुम बता दोगे तो उससे हमारे आने वाले रिश्ते पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब शरद थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि माधुरी क्या जानना चाहती है, पर वो उसको बता देता है कि कालीन भैया जिंदा हैं और हमारे साथ हैं। माधुरी यहाँ पर कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी, पर उसको कुछ और ही पता चल गया। वो शरद से कहती है हमारी उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करवाइए जल्दी। ये कहकर वो वहां से सीधा बीना के पास जाती है उसको ये खबर देने। तब इससे पहले वो कुछ बताती, बीना उससे बोलती है हमको मिर्जापुर चलाना है, हम चाहते हैं कि तुम हमको सपोर्ट करो। ये सुन के माधुरी हिल जाती है। वो जैसे ही कालीन भैया का नाम लेती है तभी बीना कहती है अब तो उनकी जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं है। माधुरी बीना के मुंह से ये सब सुनकर शॉक हो जाती है और उससे कहती है जरूर मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप और लल्ला घर जा रहे हैं। वहीं जेपी होम मिनिस्टर और गोलू मीटिंग करते हैं जहां पे उनके बीच कुछ बातें होती हैं। अगले दिन शरद कालीन भैया के पास आता है और उनको बताता है कि माधुरी आपसे एक बार मिलना चाहती है अकेले में। तब कालीन भैया शरद से कहते हैं माधुरी पे ज्यादा ट्रस्ट मत करो, हम एक बार करके पछता चुके हैं। शरद उनसे कहता है आप टेंशन मत लीजिए, हमको उस पर पूरा भरोसा है, आप बस एक बार उससे मिल लीजिए। अगले सीन में हम देखते हैं कालीन भैया से मिलने माधुरी आती है। कालीन भैया माधुरी के सामने शरद की साइड लेते हैं, पर माधुरी उनकी बात नहीं सुनती। वो कहती है आपकी फैमिली और गुड्डू दोनों हमारे कब्जे में हैं, अगर आपको दोनों चाहिए तो आप वही करेंगे जो हम बोलेंगे। ये कहकर माधुरी वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सभी बाहुबली वापस से इकट्ठा होते हैं और उस दिन पूर्वांचल के नए बाहुबली का चुनाव होने वाला था। शरद बड़े ही कॉन्फिडेंट में बैठा होता है। तब मेरठ के बाहुबली पूर्वांचल को अपने अंडर रखने का डिसीजन लेते हैं। ये सुनकर सब लोग अपना अपना ऑब्जेक्शन उठाते हैं और फिर एंट्री होती है कालीन भैया की। उनके आते ही सब खड़े हो जाते हैं और मेरठ के बाहुबली का सपना जैसे टूट जाता है। वो कहता है कालीन भैया अब यहाँ हैं, अब किसी तरह के चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। तब कालीन भैया सबके सामने पूर्वांचल की गद्दी शरद को दे देते हैं। शरद जैसे ही ये कुर्सी पर बैठने आता है तभी कालीन भैया उसको गोली मार देते हैं और फिर वहां पुलिस आ जाती है और सभी बाहुबलियों को मार देती है। इस कांड के बाद कालीन भैया को अपनी फैमिली वापस मिल जाती है। हालांकि बीना कुछ ज्यादा खुश नहीं होती कालीन भैया को जिंदा देखकर, पर उसके पास दूसरा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कालीन भैया गुड्डू से मिलने जेल में आते हैं, पर वहां तो अलग ही गेम हो जाता है। गुड्डू की जगह वहां कोई और रहता है और गुड्डू जेल से बाहर। और फिर जेल के बाहर गुड्डू फाइनली गोलू से मिलता है और यहाँ हम वो देखते हैं जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। गुड्डू और गोलू एक दूसरे को किस करते हैं। रिश्तेदारों वाला किस नहीं, कपल वाला किस। इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। पर एंड में हम एक सीन और देखते हैं जहां पे बीना की कामवाली किसी खान साहब के पास आती है उससे मिलने। वो उसको बताती है कि भाभी आपसे मिलना चाहती हैं और फिर हमको पता चलता है खान साहब और कोई नहीं बल्कि मकबूल।